वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी SIR की तारीख बढ़ी। अब 8 अगस्त तक चलेगा घर घर अभियान। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है। अब बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई के बजाय 8 अगस्त तक घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह फैसला मतदाताओं को अधिक समय देने के लिए लिया है। इसके साथ ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जारी होने की तारीख भी बढ़ाकर 5 अगस्त से 17 अगस्त कर दी गई है। यह विस्तार उन युवाओं और नए मतदाताओं को लाभ देगा जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं जुड़ा हुआ है। नई सूची के मुख्य बिंदु, दावे व आपत्तियां 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026, अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026। यह विस्तार युवा मतदाताओं और नए पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने का पर्याप्त समय देगा। निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को नई अनुसूची की व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की पहल, 10 मेट्रो स्टेशनों पर खुलेंगे अर्पण डोनेशन सेंटर। पुराने कपड़ों से तैयार होगा रोजगार। दिल्ली को अधिक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार, DLW और DMRC, SULM, सिस्पन और क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन के बीच ओल्ड क्लोथ्स डोनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अनोखी पहल के तहत जल्द ही दिल्ली के 10 प्रमुख स्टेशनों पर अर्पण डोनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर दिल्ली के नागरिक अपने पुराने और अनुपयोगी कपड़े आकर दान कर सकेंगे। मेट्रो स्टेशनों पर इन केंद्रों के खुलने से आम जनता के लिए कपड़े दान करना बेहद सुगम और आसान हो जाएगा। दिल्ली में समय पर मिलेगी सरकारी सेवाएं, जवाबदेही और पारदर्शिता होगी मजबूत। दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली नागरिकों और समयबद्ध आसानी सेवाएं पाने का अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के रेखा गुप्ता सरकार ने कहा है कि यह सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर कोई अधिकारी बिना ठोस वजह सेवा देने में देरी करता है तो उस पर हर दिन 250 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 5,000 रुपए तक हो सकता है। वंदे भारत बनी पहली पसंद। यात्रियों की संख्या में 83% तक की बढ़ोतरी, कमाई भी 72% बढ़ी। रेल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि अधिकांश रूट की ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी होती है। मेल एक्सप्रेस के साथ ही वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों जिनमें अधिक किराया लगता है में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अप्रैल-जून 2026 के दौरान उत्तर रेलवे से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में 1,47,462 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 80,394 थी। इस प्रकार यात्री संख्या में 83% की वृद्धि दर्ज की गई है। वंदे भारत ट्रेनों से प्राप्त आय 7.67 करोड़ रुपए से बढ़कर 13.21 करोड़ हो गई है, जो 72% की वृद्धि को दर्शाती है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले जान ले ये 10 जरूरी नियम, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, अगर आपने नियम तोड़े तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहला, मोबाइल के स्पीकर पर तेज आवाज में गाना या वीडियो चलाना मना है। दूसरा, बिना अनुमति रील, वीडियो शूट या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तीसरा, 25 किलो से ज्यादा या तेज सीमा से बड़ा सामान ले जाना प्रतिबंधित है। चौथा, महिला कोच में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। पांचवा, शराब पीना और धूम्रपान पूरी तरह मना है। छठा, पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना प्रतिबंधित है। सातवां, थूकना, कचरा फैलाना, पोस्टर लगाना या ट्रक पर उतरना दंडनीय है। आठवां, बिना टिकट यात्रा करना या बिना अनुमति सामान बेचना और प्रचार करना नियमों के खिलाफ है। नौवां, ट्रेन या स्टेशन के फर्श पर बैठना मना है। 10वां, तय सीमा से ज्यादा देर तक मेट्रो परिसर में रुकने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसलिए दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले इन 10 नियमों का ध्यान जरूर रखें।
अंकित शर्मा हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का आप परिवार पूछा, ताहिर हुसैन के साथ क्या है राजनीतिक संबंध। दिल्ली दंगे के दौरान 2020 में आईबी कर्मी की हत्या के मामले में अदालत द्वारा आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता आपके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत के फैसले को पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने आप नेतृत्व से दिल्ली दंगा भड़काने और हत्या के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति के साथ उसके राजनीतिक संबंध पर जवाब मांगा है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से मिले दिल्ली के 7 भाजपा सांसद लैंड पुलिंग नीति जल्द लागू करने समेत रखी कई मांगे। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में 7 सांसदों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली के गांव में हो रहे अनियोजित विकास को रोकने के लिए लैंड पुलिंग नीति को शीघ्र घोषित करने की मांग की। भाजपा सांसदों ने दिल्ली के विकास कार्यों, जनहित योजना और राजधानी से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह भिदुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि परिवार के सदस्यों को उपहार के रूप में दी जाने वाली संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की मांग की गई। ये जनता पर बड़ा बोझ है और उचित नहीं है। मास्टर प्लान 2021 के प्राविधानों के अनुसार हरित विकास क्षेत्र और लैंड पूलिंग पॉलिसी शीघ्र लागू करने की मांग भी की गई है ताकि दिल्ली का नियोजित विकास रोका जा सके। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने 2800 ई बसों की खरीद को दी मंजूरी। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 2800 नई वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को दिल्ली परिवहन निगम के मौजूदा इलेक्ट्रिक बस बेड़े के परिवार के लिए स्वीकृति दे दी गई है। खरीदी जाने वाली बसों में 1409 मीटर और 1412 मीटर लंबाई की इलेक्ट्रिक बसें शामिल होगी। इन बसों के शामिल होने से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ेगी और विशेष रूप से बाहरी व कम सुविधा वाले क्षेत्रों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का मैस्कोट मयूर। 27 जुलाई से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के मैस्कोट मयूर का अनावरण किया। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित यह शुभंकर देश की समृद्ध संस्कृति, विरासत, असीम ऊर्जा और सांस्कृतिक विविधता का सजीव प्रतीक बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावरण समारोह के दौरान कहा कि यह चैंपियनशिप दिल्ली के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया है कि 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन में 25 से अधिक देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व स्तरीय टेबल टेनिस खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि यह प्रत्येक दिल्ली वासी के लिए गर्व का अवसर है। पूरी दुनिया दिल्ली की खेल भावना, उत्कृष्ट आयोजन क्षमता और आत्मीय मेजबानी का अनुभव करेगी। दिल्ली में अब अभिभावक घर बैठे कर सकेंगे बच्चों की निगरानी। एमसीडी स्कूलों के मेधावी छात्रों की सूची भी होगी ऑनलाइन। स्कूली गतिविधियों और शिक्षा को डिजिटल करने के लिए एमसीडी स्कूलों एडुलाइव पोर्टल पर अब नए रूप से नजर आएगा। महापौर प्रवेश वाही ने इसे मंगलवार को लॉन्च किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों का है। ऐसे में यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को निगम विद्यालय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महापौर ने कहा है कि पोर्टल के माध्यम से अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यालय गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपके पुराने कपड़े बदलेंगे किसी की जिंदगी। दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर शुरू होने जा रही है अनोखी मुहिम। दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशनों पर शीघ्र अर्पण केंद्र खोलने की तैयारी है। यहां पर आम नागरिक अपने पुराने व अनुपयोगी कपड़े दान कर सकेंगे। इन केंद्रों पर पुराने वस्त्र से तैयार उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही लैंडफिल साइट पर जाने वाले कचरे में भी कमी आएगी। पहले चरण में शाहदरा, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल, मालवीय नगर, हौज-खास, द्वारका मोहन एस्टेट, लाजपत नगर, मयूर विहार फेज 1, पंजाबी बाग वेस्ट और शालीमार बाग मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण केंद्र शुरू किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, 1441 एकड़ जमीन से हटाया अवैध कब्जा, एनजीटी को बुलाई चुनौतियां।
दिल्ली में बाढ़ के मुद्दे से जुड़े एक मामले में दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके बताया है कि गत 4 महीनों में बाढ़ क्षेत्र में 15.3 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। पर्यावरण विभाग द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2022 से फरवरी 2026 तक 1426 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी और जून 2026 तक कुल 14.63 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर इसका कब्जा ले लिया गया है। दिल्ली में लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान भरना होगा और आसान, अब यूपीआई और कार्ड से मिनटों में करे पेमेंट। राजधानी में ट्रैफिक चालान के निपटारे की प्रक्रिया जल्द और अधिक आसान होने जा रही है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अगली विशेष लोक अदालत से ट्रैफिक चालानों का भुगतान यूपीआई और डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कराने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य चालान भुगतान प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। DSLSA के अतिरिक्त सचिव अभिनव पांडे ने बताया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी और मौके पर ही डिजिटल माध्यम से चालान का भुगतान किया जा सकेगा। सिर पर है यूनिट टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, लेकिन बिना किताबों के कैसे पढ़े 9वीं के छात्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा के तहत 9वीं का पाठ्यक्रम बदलने के 3 माह बाद भी राजधानी के हजारों विद्यार्थियों को नई NCERT की किताबों का इंतजार है। अप्रैल में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है, जुलाई का माध्य भी बीतने को है, लेकिन दिल्ली के प्रमुख पुस्तक बाजारों में अब भी कई विषयों की किताबें उपलब्ध नहीं है। सबसे अधिक परेशानी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को हो रही है। किताबों के अभाव में स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि जुलाई के अंत में कई स्कूलों में यूनिट टेस्ट और आगामी माह में अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रस्तावित है। दिल्ली वार्ड कमेटी चुनाव परिणाम, भाजपा का दबदबा, आपको मिली सिर्फ 2 सीटें, देखें पूरा रिजल्ट। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। नतीजों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 में से 10 वार्ड कमेटियों पर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 वार्ड रोहिणी और करोल बाग में जीत हासिल कर चुकी है। चुनाव से पहले 8 वार्ड कमेटियों में भाजपा और 4 में आपके पास बहुमत था, लेकिन दोनों दलों ने 11-11 वार्डों में उम्मीदवार उतारे थे। सिटी एसपी जोन ने भाजपा की उषा शर्मा 7 से 5 वोटों से जीती, जहां आपके वोट क्रॉस होने की चर्चा रही। वहीं वेस्ट जोन में भाजपा के हरीश ओबरॉय ने 14-11 वोटों से जीत दर्ज की। यहां भी आपके 2 वोट क्रॉस होने से भाजपा को फायदा मिला। करोल बाग में खुले 2 आधुनिक इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ, एक ही छत के नीचे मिलेगी FIR और साइबर शिकायत की सुविधाएं। मध्य जिला पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग को और अधिक मजबूत करने के लिए करोल बाग में 2 आधुनिक इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन पुलिस बूथों की शुरुआत की है। मंगलवार को विशेष अदालत आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कालका दास पुलिस बूथ और अर्पित गोल चक्कर बूथ का उद्घाटन किया है। इन बूथों के जरिए लोगों को शिकायत दर्ज कराने, FIR कराने में और साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने और अन्य पुलिस सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी। ये दोनों बूथ लेवल करोल बाग के व्यस्त बाजार के क्षेत्र में बनाए गए हैं, जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। टूटते वैवाहिक रिश्ते और तर्कते पारिवारिक स्तंभों के बीच मातृशक्ति से संवाद करेंगे मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 14-24 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में 500 से अधिक मातृशक्ति के साथ संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन, महिला नेतृत्व और समाज में महिलाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। यह चर्चा दरकते पारिवारिक स्तंभों को बचाने के संबंध में होगी। जनपथ मार्ग स्थित डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में होने वाले इस संवाद में कुल 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन, खेल और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख महिला शक्तियां शामिल होगी। डॉक्टर भागवत का 2 घंटे का प्रबोधन मुख्य आकर्षण होगा। संवाद का आयोजन विश्व मांगले सभा द्वारा किया जा रहा है। 3 करोड़ की रिश्वत का मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत। राउस एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत ने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर फर्जी दवा मामले की जांच प्रभावित करने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह को नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण का हवाला देते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रदीप सिंह को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में IPS अधिकारी दीपक गहलावत भी आरोपित है।
आप नेता सौरभ भारद्वाज की बढ़ सकती है मुश्किलें, मानहानि मामले में प्रवेश वर्मा ने अदालत में पेश की साक्षी। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में बुधवार को शिकायत पक्ष के 2 गवाहों के बयान दर्ज किए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से कुलभूषण जैन और शक्ति सिंह सहरावत के बयान दर्ज किए गए। दोनों गवाहों ने कहा है कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज की इंटरनेट मीडिया पोस्ट और वीडियो देखी थी, जिसके बाद उन्होंने प्रवेश वर्मा से संबंध में जानकारी ली। प्रवेश वर्मा ने उन्हें बताया है कि उनका SS मोटा सिंह स्कूल या उससे जुड़े ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। ऐतिहासिक फिरोज शाह कोटला का होगा कायाकल्प, शाही महल क्षेत्र को नई सिरे से संवारेगा ASI। राजधानी के ऐतिहासिक कोटला फिरोज शाह स्मारक परिसर में स्थित शाही महल क्षेत्र का जल्द ही कायाकल्प होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की योजना के तहत यहां पर्यटकों की सुविधा में सुधार, हरित क्षेत्र का विस्तार और जर्जर संरचनाओं के संरक्षण का कार्य किया जाएगा। लंबे समय से उपेक्षित बड़े इस हिस्से को व्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए कई विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। योजना के अनुसार शाही महल क्षेत्र में करीब 300 मीटर लंबा नया फुटपाथ बनाया जाएगा, जिस पर काम शुरू हो गया है। इससे पर्यटकों के लिए अवगमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। वर्तमान में इस हिस्से में पैदल चलने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, होने से आगंतुकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। नए फुटपाथ के निर्माण से स्मारक भ्रमण का अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। खतरे में सोनम वांगचुक की जान, जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के बीच दिल्ली में IPIL अनशन तुड़वाने की मांग। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कोर्ट से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करके सोनम वांगचुक को मेडिकल मदद मुहैया करवाने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील राकेश सैनिक ने दायर की है। निर्देश देने की मांग है कि वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए और उन्हें जबरन खाना खिलाया जाए। याचिका के अनुसार सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है और भूख हड़ताल पर रहने की वजह से उनका वजन लगभग 8.5 किलोग्राम कम हो गया है। अगर वह भूख हड़ताल जारी रखते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। अमित शाह राहुल गांधी पर FIR की मांग खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई जनहित याचिका। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 दाव को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता व अधिवक्ता रितु गोबा ने अदालत के समक्ष जब राजनीतिक संदर्भ व राजनेताओं के उदाहरण देना शुरू किया तो मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाए। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि किसी प्राविधान को लागू करने पर चर्चा करना केंद्र सरकार के हित में है और इसलिए सरकार को जब भी उचित और सही लगे वे तब अधिसूचना जारी करनी चाहिए। दिल्ली में नया सफर योजना लागू, पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने पर 9,585 करोड़ क्यों खर्च कर रही है सरकार। दिल्ली सरकार ने राजधानी और NCR में प्रदूषण फैलाने वाले पुरानी ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से संचालित इस योजना का उद्देश्य BS4 और उससे पुराने व्यावसायिक वाहनों के स्थान पर BS6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत आर्थिक प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और स्क्रैपेज लाभ दिए जाएंगे। कोटला फिरोज शाह का बदलेगा स्वरूप, ASI शाही महल क्षेत्र में बनाएगा 300 मीटर लंबा फुटपाथ। राजधानी के ऐतिहासिक कोटला फिरोज शाह स्मारक परिसर में स्थित शाही महल क्षेत्र का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। ASI की योजना के तहत यहां पर्यटकों की सुविधा में सुधार, हरित क्षेत्र का विस्तार और जर्जर संरचनाओं के संरक्षण का कार्य किया जाएगा। लंबे समय से उपेक्षित पड़े इस हिस्से को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए कई विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। योजना के अनुसार शाही महल क्षेत्र में करीब 300 मीटर लंबा नया फुटपाथ बनाया जाएगा। वर्तमान में इस हिस्से में पैदल चलने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने से आगंतुकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। नए फुटपाथ के निर्माण से स्मारक भ्रमण का अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। जज विनय सिंघल के खिलाफ शुरू होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के नए अधिकारी विनय सिंघल को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा 10 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि विनय सिंघल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। साथ ही भी निर्देश दिया है कि निलंबन की अवधि के दौरान वे 30 हजारी कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश में संबंध रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। सीजेआई के खिलाफ अपशब्द कोर्ट रूम में हंगामा करने पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2 लॉ स्टूडेंट्स गिरफ्तार। सीजेआई के खिलाफ अपशब्द और कोर्ट रूम में हंगामा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने लॉ के 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई की जानकारी के मुताबिक लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ के 3rd ईयर के छात्र प्रबल प्रताप सिंह 24 वर्षीय और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ के 2nd ईयर के छात्र चंद्रभान को अरेस्ट किया गया है। दोनों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच के बाद मंगलवार रात को गिरफ्तार किया गया है। आचार्य सुश्रुत से रोबोटिक सर्जरी तक आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का नया अध्याय, दुनिया में बढ़ी भारत की पहचान। विश्व में शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले आचार्य सुश्रुत की 2500 वर्ष पुरानी विरासत अब आधुनिक तकनीक के साथ नए युग में प्रवेश कर रही है। आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा अब केवल पारंपरिक शस्त्र कर्म तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक, माइक्रोवेस्कुलर और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसे अत्याधुनिक तकनीकों के समावेश से उपचार की गई नई दिशा तय कर रही है। प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम न केवल मरीजों के लिए अधिक सटीक, सुरक्षित और समग्र उपचार का मार्ग खोल रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की स्वीकार्यता को भी तेजी से बढ़ा रहा है। मतदाता सत्यापन की दौड़ से सीएससी और इंटरनेट कैफे पर 100% तक बढ़ा काम, देर रात तक जुटे ऑपरेटर। दिल्ली में एसआईआर की सरगर्मियां तेज है। हर आयु वर्ग मतदाता जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हुए हैं। उसका सीधा असर दिल्ली के कॉमन सर्विस सेंटर्स और गली मोहल्लों में चलने वाले इंटरनेट कैफे पर नजर आ रहा है, जहां संचालकों तथा उसके कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। दिल्ली में 7000 सीएससी सेंटर है। इसके साथ ही 10,000 से अधिक कैफे संचालक ही, जिनके यहाँ एसआईआर के चलते 100% तक काम में वृद्धि हुई है। गांधी की लाठी से सेंगोल तक पीएम संग्रहालय की वॉकिंग विद लेगेसी प्रदर्शनी में सजी विरासत। ये महज लकड़ी की छड़ियां नहीं है जनाब, बल्कि विरासत और हस्तशिल्प की उत्कृष्ट गाथा है। यह अद्भुत और विशिष्ट लकड़ी के डंडे इतिहास बदलने वालों के हाथ में सुशोभित रहे, उनके सफर का सहारा रहे, तो उनके व्यक्तिगत की मुकम्मल पहचान भी बने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लाठी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर थामे गए सेंगोल तक एक ऐसी विरासत जो सादगी के साथ भव्यता तथा उत्कृष्ट व दुर्लभ कारीगरी की अद्भुत यात्रा करती है। चाणक्यपुर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय के ब्लॉक ए स्थित परिचय गैलरी में इन दिनों विशेष प्रदर्शनी वॉकिंग विद लेगेसी की शुरुआत हुई है, जो आम दर्शकों के लिए 24 जुलाई तक खुली रहेगी। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन विश्वास से खिले चेहरे, 30 से ज्यादा खोए मोबाइल असली मालिकों को सौंपे। मध्य जिला पुलिस ने जनसुनवाई के दौरान नागरिकों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने के साथ ही ऑपरेशन विश्वास के तहत 30 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन के उनके असली मालिकों को सौंपे। शनिवार को जिले के सभी थानों में आयोजित जनसुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लोगों की शिकायतें सीधी सुनी और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक पिछले 10 दिनों में CEIR पोर्टल पर दर्ज खोए मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण, लगातार फॉलोअप और फील्ड टीमों के समन्वित प्रयासों से पता लगाकर बरामद किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।